तो वो मत कहिए कि ब्लॉगिंग डेड है, आप ये कहिए कि एसईओ कॉम्पिटिटिव हो गया है। एसईओ आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी वेबसाइट की अभी उतनी अथॉरिटी नहीं बनी है, वो सारी चीजें नहीं फुलफिल हो रही है। एसईओ रिलेटिवली आपके लिए टफ है बिकॉज आप नए हो, वो पुराने, उनके लिए कहां टफ है। और आपके मार्केटिंग मिक्स में ब्लॉगिंग सेट होती है तो आपको करना चाहिए। वेलकम बैक गाइस। इज ब्लॉगिंग रियली डेड? ये क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, और आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करेंगे क्या ब्लॉगिंग सच में डेड हो गई। देखिए, जब भी आप किसी चीज को डेड डिक्लेयर कर देते हैं ना, उसकी एक फाउंडेशन होनी चाहिए कि किस बेसिस पे आपने एनालिसिस करी कि ये चीज अब डेड हो गई है। हम लोग जो एनालिसिस करेंगे आज के इस वीडियो में वो बेसिकली आरओआई के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी कि अगर आप ब्लॉगिंग करते थे या कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो क्या भविष्य में आपको उस ब्लॉगिंग से कोई आरओआई मिलेगा या नहीं। अब इस बात को बड़े ध्यान से समझते हैं कि ब्लॉगिंग जनरली दो तरीकों से लोग करते थे। एक तो वो लोग ब्लॉगिंग करते थे जिनकी अपनी कोई सर्विस बेस्ड वेबसाइट है, मान के चलते उनकी कोई सर्विसेज है या उनके ही खुद के कोई प्रोडक्ट्स हैं जिससे रिलेटेड उन्होंने कुछ पेजेस अपनी वेबसाइट के ऊपर बना रखे हैं जहां पर डायरेक्ट ट्रैफिक आता है। बट क्योंकि जिन क्वेरीज से, जिन टाइप की क्वेरीज से उनके उन पेजेस के ऊपर डायरेक्ट ट्रैफिक आता था वो लिमिटेड क्वेरीज हैं और उससे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रैफिक ही कैप्चर किया जा सकता है या कुछ ट्रैफिक ही कैप्चर किया जा सकता है। थोड़ा ही ट्रैफिक होगा तो उससे कन्वर्जन्स भी थोड़े ही निकल के आएंगे। तो उन बिजनेस ओनर्स ने क्या डिसाइड किया, ऐसा करते हैं हम लोग कि हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के अराउंड और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट डिफरेंट इंटेंट से सर्चेज हो रही है उनके अराउंड भी अपनी ही वेबसाइट के ऊपर कंटेंट लिख देते हैं। जब कंटेंट लिख देंगे तो वो रैंक करेगा, जब रैंक करेगा तो लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आएंगे और फिर वहां से हम उनको रिडायरेक्ट कर देंगे या लिंक के थ्रू उनको लेकर जाएंगे अपने मेन पेजेस के ऊपर जहां से हम कन्वर्जन करा सकते हैं, हमारी बिजनेस की जो सर्विसेज हैं या हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम सेल कर सकते हैं। तो ये वो पहले टाइप के लोग हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं, इनके आरओआई की बात करेंगे। और दूसरे जो टाइप के लोग होते हैं वो होते हैं बेसिकली प्योर ब्लॉगर्स या जिनको प्रोफेशनल ब्लॉगर जो है वो कहा जाता है। उन्होंने ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनाई इसलिए ताकि वो एडसेंस से अर्न कर सकें या एफिलिएट से अर्न कर सकें या ट्रैफिक वहां पर ला रहे हैं उस ट्रैफिक को सेल कर दे रहे हैं, या बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एफिलिएट के भी जो है ऑफर्स होते हैं अलग अलग तरीके के। कोई सीपीए बेस्ड ऑफर्स होता है, कोई गेमिंग निश के अलग से ऑफर्स होते हैं, कैसीनो वगैरह वाली निश के अलग से ऑफर्स होते हैं। ऐसे बड़ी सारी निशेस जो है वो अलग अलग होती है और बहुत सारे प्रो ब्लॉगर्स इसी तरीके से जो पैसा है कमा रहे थे। दूसरी चीज जो लोग ये कहते हैं कि एआई के आ जाने से ब्लॉगिंग डेड हो गई है, उसमें एक पॉइंट है, वो ये है कि आप एआई को किस तरीके से यूज कर रहे हो और ब्लॉगिंग को किस तरीके से यूज कर रहे हैं। मतलब अगर आप एआई को सही तरीके से यूज कर रहे हो और ब्लॉगिंग को सही तरीके से यूज कर रहे हैं देन ब्लॉगिंग आपको आरओआई दे सकती है। बट अगर आप ब्लॉगिंग ही को सही तरीके से नहीं यूज करें, ब्लॉगिंग की जो स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए वो ही गड़बड़ है अगर आपकी स्ट्रैटेजी, तो आप चाहे वो बोले कि आपकी स्ट्रैटेजी की वजह से ब्लॉगिंग डेड हो गई या फिर आप बोले कि एआई के आ जाने से ब्लॉगिंग डेड हो गई, वो दोनों ही चीजें सेम है। बट वहीं पर अगर आपका ये पॉइंट है कि मैं एआई के आ जाने से ब्लॉगिंग डेड हो गई है, इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहले जो लोग गूगल के ऊपर सर्च करते थे अब वो गूगल के ऊपर नहीं सर्च कर रहे हैं, वो चैट जीपीटी के ऊपर सर्च कर रहे हैं। देखिए, ब्लॉगिंग ना एक स्ट्रैटेजी है। ब्लॉगिंग को आप ऐसे मत समझे कि आप कोई भी ब्लॉग लिखेंगे वो रैंक होगा, हमेशा वो रैंक होगा और वो रैंक होगा और ट्रैफिक आएगा तभी मैं मानूंगा कि मेरी ब्लॉगिंग जो है वो सक्सेसफुल। इट्स नॉट लाइक दैट। आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करिए कि ब्लॉगिंग ना आपकी पूरी कंटेंट स्ट्रैटेजी का एक पार्ट है। उसका केवल पर्पस ये नहीं है कि वो रैंक हो और ट्रैफिक आए, उसका पर्पस ये भी है कि आपकी ब्रांडिंग हो, थोड़ी सी ब्रांड अवेयरनेस हो, लोगों की प्रॉब्लम को आप ब्लॉग्स के थ्रू जो है वो सॉल्व कर पाए, ब्लॉग के अंदर जो कंटेंट है उसको लोग शेयर करें, अगर कम लोग भी आ रहे हैं तो वो शेयर करें, तो थोड़ा सा आपका जो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़े, ये भी उसका पर्पस होता है। और साथ ही साथ आपको भी पता है कि जो ये हमारे जितने भी एआई टूल्स हैं वो भी ब्लॉग्स वगैरह के कंटेंट को फेच करते हैं और वहां से भी साइटेशंस वगैरह जो है वो देते हैं। तो ये कह देना कि एआई रिजल्ट दे रहा है इस वजह से मेरी जो ब्लॉगिंग है वो कंप्लीटली डेड हो गई, हाँ, वो उनके लिए हो सकता है जो बहुत ही फैक्ट बेस्ड ब्लॉगिंग जो है वो करते थे। अब बहुत ही फैक्चुअल चीजें डायरेक्टली ऊपर जो है वो एआई ही कवर कर देगा, तो बेसिकली उनके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आने के चांसेस कम है। उनके लिए तो हो सकता है कि ब्लॉगिंग डेड हो गई हो, तो जरूरत है कि वो अपनी ब्लॉगिंग की स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस करें, वो इस चीज को फिगर आउट करने की कोशिश करें कि एआई किस तरीके से आंसर देने की कोशिश कर रहा है और क्या वहां पर चीजें मिसिंग है और उनको मैं कैसे अपने ब्लॉग के अंदर कवर करूं। अब मैं आपको यहां पर एक डेटा जो है वो दिखाता हूं। ये डेटा है लगभग लास्ट 12 से 13 महीनों की, जिसमें हमने हमारे ही एक क्लाइंट के लिए जो कि सर्विस बेस्ड बिजनेस था
बेसिकली उनका एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, उनके लिए हमने प्लानिंग करी थी कि हम ना उनकी वेबसाइट के ऊपर 100 ब्लॉग्स हर मंथ डालेंगे, और हमने ये भी डिसाइड कर रखा था किस इंटेंट से डालेंगे, क्योंकि बहुत ही एक्सटेंसिव कीवर्ड रिसर्च उनके लिए की जा चुकी थी। अब देखिए, अगर आप ब्लॉगिंग के आरओआई को परफॉर्मेंस मार्केटिंग के आरओआई से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो वो भी एक गलत चीज है, बिकॉज ये दोनों चीजें एक दूसरे का रिप्लेसमेंट नहीं है। आप ये सोचिए कि जो पैसा मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग में लगा रहा हूं उसको मैं कट करके वो पैसा मैं ब्लॉगिंग में लगा दूं, अगर ब्लॉगिंग से आरओआई अच्छा आता है, या जो पैसा मैं ब्लॉगिंग में लगा रहा हूं उसको कट करके मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग में लगा दूं, अगर परफॉर्मेंस मार्केटिंग से आरओआई अच्छा रहा है, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे। आप इस बात को समझिए कि अगर आप कोई बिगिनर हैं और डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या रिकमेंडेड होता है कि ब्लॉगिंग से शुरुआत मत करें, क्योंकि उतनी जल्दी आपको उसमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे और आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। बिकॉज वहीं पर परफॉर्मेंस मार्केटिंग अगर आप ठीक तरीके से सीख लेते हैं तो फिर आप इनिशियली शुरुआत से ही रिजल्ट्स लाना शुरू कर देंगे। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जब कोई आपको समझाता है, कोई मेंटर आपको बताता है कि भैया ब्लॉगिंग से स्टार्ट मत करो, इसका मतलब वो आपकी सिचुएशन को देखकर बता रहा है, आपको एज अ स्टूडेंट लेकर वो बताने की कोशिश कर रहा है कि अभी आप ब्लॉगिंग से शुरुआत मत करो, आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जाओ। बहुत सारे बिजनेस है जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग करके अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट वगैरह बड़ी जल्दी टेस्ट करना चाहते हैं, या लीड्स वगैरह जल्दी जनरेट करना चाहते हैं। इनकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग बहुत तगड़ी चल रही है। सीजन आने पर 1.5 लाख 2 लाख रुपए का पर डे का बजट इनका गूगल एड्स और मेटा एड्स को मिलाकर हो जाता है, और कभी कभी उससे भी ज्यादा हो जाता है जब इनका एडमिशन का सीजन आता है। वैसे थ्रू आउट द ईयर इनका 30,000 25,000 का पर डे का बजट जो है वो गूगल एड्स के ऊपर रहता है, 10-12 हजार का मेटा एड्स के ऊपर रहता है। बिकॉज इनके कोर्सेज ऐसे हैं, एकेडमिक टाइप के कोर्सेज हैं, जिनको जनरली लोग जो है वो गूगल के ऊपर जाकर सर्च करते हैं। तो ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग में काफी स्टेबल थे पहले से ही, और वहां से बहुत सारी लीड्स इनके पास आ रही थी। तो इन्होंने सोचा कि चलो एक और चैनल जो है जोड़ देते हैं, और इनके पास कैपिटल है, इनके पास फंड है कि वो वहां पर रिसोर्सेज डाल सकते थे, इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। अगर आरओआई नहीं भी आता तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी, वो एक नए एक्सपेरिमेंट को करना चाहते थे। क्या एक जो छोटा बिजनेस है जिसने अभी शुरुआत करी है, उसके पास थोड़ा ही फंड्स है, क्या वो एजेंसी की फीस दे सकता है? क्या वो कंटेंट प्रोडक्शन की फीस दे पाएगा? शुरुआत में मुश्किल है। तो अगर आप उसके लिए ब्लॉगिंग करने शुरुआत में ही चले जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज हो सकता है शुरुआत में रैंकिंग ना आए। बट इनकी क्योंकि ब्रांड बन चुकी है तो ब्लॉगिंग इनके लिए मस्ट था। तो आई थिंक सो कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया होगा कि इस क्लाइंट के लिए हम लोगों ने ब्लॉगिंग क्यों करी। तो डिसाइड ये हुआ कि हर महीने लगभग 100 ब्लॉग पोस्ट जो है वो करी जाएंगी, डिफरेंट इंटेंट को कैप्चर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारी डेटा को, कंसोल की, एनालिटिक्स की डेटा को मैंने थोड़ा सा समझ के यहां पर आपके लिए चीजों को इजी कर दिया, सो दैट आप केवल आरओआई को समझ पाए। तो हमने डिसाइड किया कि हम हर महीने 100 पोस्ट करेंगे। अभी भी हम 100 पोस्ट उसके ऊपर कॉन्टिन्यूअसली कर रहे हैं। पहले महीने के अंदर जो कंटेंट को लेकर और जो टीम को लेकर कॉस्ट आई थी वो अप्रोक्सीमेटली 90,000 थी, और अब ये कॉस्ट जो है वो बढ़ के 1,40,000 हो गई है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी मंथली पोस्ट भी बढ़ती गई। तो कहने का मतलब एक पेज के कंटेंट को लिखकर पब्लिश करवाने में पहले जब हमने शुरुआत करी थी तो 900 रुपए का खर्चा आ रहा था। अगर इसको आप आउटसोर्स करेंगे तो ज्यादा ही आएगा। हम लोग क्योंकि एक्सपीरियंस पर्सन थे, हमें पता था, पहले से टीम भी थी, बहुत सारी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल थी, तो हमारे लिए जो कॉस्ट है थोड़ी सी कम आई। तो मैं आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस टाइप से ऑन एन एवरेज हमारे पास जो मंथली ट्रैफिक है वो आता गया। आज इस वेबसाइट के ऊपर 80-90 हजार के आसपास का ट्रैफिक है, जब तक मैंने देखा हुआ था। प्रॉपर कन्वर्जन ट्रैकिंग करी गई थी कि यूटीएम पैरामीटर्स वगैरह को लगाया जाए, सो दैट जो लीड्स वगैरह है उनको आसानी से कैप्चर कर पाए। अब क्योंकि प्रॉपर एस्टैब्लिश्ड ब्रांड थी तो सीआरएम के अंदर डेटा भी बड़ी आसानी से गई, और सारे सोर्स मीडियम वगैरह के थ्रू जो डेटा गई, तो उससे हमें यह आइडेंटिफाई करने में कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई कि कितनी लीड्स आई। थोड़ी बहुत लीड का वेरिएशन आप मान सकते हैं, कम ज्यादा, बट जहां तक हम रिकॉर्ड कर पाए तो ब्लॉग वाले सेक्शन से ओवरऑल जो हमारे पास लीड्स आई टिल डेट वो 551 आई, जब से हमने ये काम करना शुरू किया था। तब से भाई साहब आपको पता है कितने ब्लॉग्स हम लिख चुके हैं? 1300 ब्लॉग्स हम अप्रोक्सीमेटली लिख चुके हैं। इस दौरान और भी चैलेंजेस आए, होस्टिंग वगैरह भी हम लोगों ने शिफ्ट करी, तो ये सारी चीजें हुई। तो अगर मैं टोटल स्पेंड की बात करूं टिल डेट, तो हम 13 लाख रुपए जो है वो खर्च कर चुके थे। और इन लीड से जो कन्वर्जन हमने देखे, क्योंकि सीआरएम के अंदर था, टीम ने बात करी, जो कन्वर्जन्स हुए वो लगभग 61 कन्वर्जन्स जो है वो हुए। अब 1.5 लाख रुपए एवरेज ऑर्डर वैल्यू थी। इससे ज्यादा के भी कोर्सेज हैं उनके प्रॉपर, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है और प्रिपरेशन से रिलेटेड जो है वो ये कोर्सेज सेल करते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड कोर्सेज क्या सेल करते हैं, मतलब प्रॉपर इनके बैचेस वगैरह ही होते हैं। ठीक ठाक नाम है इंडिया के अंदर। और अगर मैं ओवरऑल रेवेन्यू जनरेटेड की बात करूं तो वो इनका रेवेन्यू
अगर आप देखेंगे तो 91 लाख रुपीस के आसपास है। फाइन, तो ये रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं है। 91 लाख रुपीस का या 92 के आसपास का रेवेन्यू है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कन्वर्जन्स वगैरह का, और बहुत सारी लीड्स हो सकता है पाइपलाइन में हो, तो ऐसी सारी सिचुएशंस हो सकती है। बट जितनी डेटा थी मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं। तो 13 लाख रुपए खर्च करके आपने 92 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। और अब आप सोच रहे हैं कि बहुत जबरदस्त चीज है, मजा ही आ गया सर जी। बट आप समझिए, सर्विस बेस्ड बिजनेस है। यहां पर ऐसा नहीं कि प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और ये ऑफलाइन बिजनेस है। ऑनलाइन होता तो बहुत ही मजेदार जो रिटर्न है वो हम कह सकते थे, बट ये ऑनलाइन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रॉफिट परसेंटेज 20% का मान के चल रहा हूं, तो 90 लाख के रेवेन्यू पे ये घर पर लेकर गए होंगे 18 लाख रुपए, और 18 लाख में से ये यहां पर इस वर्टिकल में अप्रोक्सीमेटली खर्च कर चुके हैं 13 लाख रुपए। तो जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो केवल 5 लाख रुपए का हुआ है, जितनी अभी की डेटा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी आप समझ रहे हो ना कि ब्लॉगिंग को आप ये नहीं कह सकते कि ब्लॉगिंग परफॉर्मेंस मार्केटिंग को रिप्लेस कर देगी, या ब्लॉगिंग अब हम छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी भी इनको इससे प्रॉफिट मिला। और लॉन्ग टर्म की जो प्लानिंग हमने शुरुआत में बनाई थी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज इनके पास कंटेंट है। अब जो बाकी का जितना भी कंटेंट ये डालते जाएंगे ना, वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो डालेगा। ये मैंने आपके सामने एक केस स्टडी जो है वो यहां पर रखी हुई है, जो अभी रिसेंट मेरे पास डेटा आई, और मुझे भी ये चीज टेस्ट करनी थी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। और भी चीजों के ऊपर मैं इसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ हमने कुछ एआई टूल्स वगैरह भी जो है वो लिए हुए हैं, टीम की भी कॉस्ट है, कंटेंट राइटर की भी कॉस्ट है, यही वो सारी जो कॉस्ट है वो आपको देखने को मिल रही है। तो एक और चीज यहाँ पर क्लियर हुई कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि 6 महीने या 7 महीने के अंदर आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, तो नहीं होंगे। दूसरी बात, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इससे कम में पैसा लगाकर बहुत कुछ रिटर्न आने लगेगा, बहुत मुश्किल है। हो सकता है कुछ पेजेस आपके रैंक होने लगे, अगर उस पर कॉम्पिटिशन वगैरह कम है तो आपके पास रिजल्ट आने लगे। बट मैथ आपको मैंने दिखा दी, वेरिएबल्स भी बहुत सारे हैं, सारे वेरिएबल्स को यहाँ पर मैं कंसिडरेशन में नहीं ले सकता। बट इस टाइप से कुछ मैथ्स मेरे सामने जो है एक रियल केस स्टडी में आई, जो मैंने अभी आपको बताया कि दूसरे टाइप के लोग कौन हैं जिनके लिए आरओआई के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लॉगिंग डेड हो गई है, और कौन ऐसे लोग थे जो ब्लॉगिंग को किस पर्पस से यूज कर रहे थे। तो एक पर्पस था आर्बिट्राज का, ठीक है, बड़ा फेमस पर्पस था, लोगों ने बहुत पैसे इससे कमाए। बट ये भी बंद हो गया बिकॉज ऑफ जो गूगल के एल्गोरिथम्स थे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। सीपीएम आज के टाइम में उतनी नहीं मिलती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डाउन हो गया है। कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि ये बहुत सारे लोग इस चीज को जो है वो कर रहे थे, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, और एट द एंड ऑफ द डे उनको आरओआई नहीं मिला। तो बोलते हैं ये ब्लॉगिंग डेड हो गई, बट क्या ब्लॉगिंग डेड हो गई? नहीं, उनका वो जो तरीका था वो डेड हो गया, और वो इन रीजंस की वजह से डेड हो गया। तो बेसिकली जो उनकी मेथोडोलॉजी थी ब्लॉगिंग करने की, पैसे बनाने की, वो शॉर्ट टर्म मेथोडोलॉजी थी, लॉन्ग टर्म नहीं थी। उनका ग्राफ ना ऐसे नहीं जाएगा कभी भी ऊपर, ठीक है। उनका ग्राफ क्या होगा, वो थोड़ा बहुत पैसा ऐसे स्टार्ट करेंगे, बनाएंगे, और फिर वो धड़ाम हो जाएगा, फिर यहां पर चीजें डेड हो जाएंगी, और फिर वो कुछ नया जो है वो खोजने लगेंगे, ठीक है। आर्बिट्राज जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं ये क्या होता है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कंटेंट लिखा, और इस कंटेंट के ऊपर आपने बहुत सारे डिफरेंट जो एड्स है वो लगा दिए। अब मान के चलते हैं यहां पर एक एड के क्लिक से आपको $2 जो है वो मिलते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल। और यहां पर एक क्लिक लाने की जो कॉस्ट आपको पड़ रही है, फॉर एग्जांपल आपने मेटा एड्स चला दिया, ठीक है। पहले मेटा एड्स काफी सस्ता था तो लोग मेटा एड्स चला देते थे, तो मेटा एड से यहां पर एक क्लिक को लाने की जो कॉस्ट पड़ रही है, लेट्स से वो $1 पड़ रही है। मतलब यहां से कुछ ट्रैफिक आया, उसमें से एक कन्वर्जन परसेंटेज निकला, फिर उसने जो है वो एड के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर डिफरेंट पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट करके उन्होंने यहाँ पर जो है वो एड्स लगा रहे थे। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द एडसेंस कि एडसेंस के ही केवल एड्स लग रहे थे, इट वाज नॉट लाइक दैट। गूगल के अलावा और भी बहुत सारे प्रोवाइडर्स थे जिनके एड्स जो है वो लगाए जा रहे थे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक क्लिक को लाने की जो कॉस्ट थी वो $1 थी, और यहाँ पर एड के ऊपर क्लिक करने के बाद जो रेवेन्यू बन रहा था वो $2 का बन रहा था। दिस वन वाज द आर्बिट्राज मेथड। बहुत पैसे छापे लोगों ने, बट आज ये चीज काम नहीं करती। सेकंड, किन लोगों के लिए ब्लॉगिंग डेड हो चुकी है? न्यूज वेबसाइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे लोग न्यूज वेबसाइट्स बनाते थे, सारी कैटेगरीज उसके अंदर भर दी, सारे टाइप का कंटेंट भर दिया। अब क्या हो रहा है, ईट आ गया, जहां पर एक्सपर्टाइज की जरूरत थी, जहां पर एक्सपीरियंस की जरूरत थी, जहां पर टॉपिकल अथॉरिटी की जरूरत थी। अब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखने लगी, बिकॉज दूसरे लोग ये सारी चीजें कर रहे थे। तो अगर कोई वेबसाइट एक ही चीज के ऊपर बात करती, जाहिर सी बात है उसकी टॉपिकल अथॉरिटी बढ़ती है।
एक बिल्कुल नॉर्मल एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करें, मेरी ही बात आप कर लें। अगर मैं इस चैनल के ऊपर आज डिजिटल मार्केटिंग बना रहा हूं, कल कोडिंग बनाने लगूं, परसों इंग्लिश पढ़ाने लगूं, उसके बाद मैथ्स पढ़ाने लगूं, तो हो सकता है व्यूज मिल जाए, मेरे कुछ वीडियोस वायरल हो जाए, व्यूज आ जाए, सब्सक्राइबर्स भी आ जाए, बट क्या कभी मेरी अथॉरिटी बढ़ पाएगी? नहीं, कभी मेरी अथॉरिटी नहीं बनेगी, लोग कभी मेरे को किसी एक चीज से जान ही नहीं पाएंगे। सेम यहां पर भी होता है कि अगर कोई वेबसाइट बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने लगती है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में उनकी जो अथॉरिटी है वो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। बहुत बड़ी वेबसाइट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जिनकी वेबसाइट के ऊपर 500, 600, 400 पेजेस डेली जा रहे हैं, उनको आप भूल जाइए। वो अपने आप को स्टैब्लिश कर चुकी हैं कि हम न्यूज वेबसाइट्स हैं। क्योंकि मैं जानता हूं लोगों का ये जवाब आएगा कि सिर्फ न्यूज वेबसाइट्स कैसे चल रही हैं, वो क्यों कैसे रैंक कर जाती, वो इसीलिए रैंक कर जा रही क्योंकि उन्होंने न्यूज वाले डोमेन में अपने आप को स्टैब्लिश कर दिया है कि हम न्यूज वेबसाइट है। आप जबरदस्ती की न्यूज वाली वेबसाइट्स के अंदर घुस रहे हैं और उसमें आपको अपने आप को स्टैब्लिश करने में काफी टाइम लगेगा। तो आप मल्टीपल टॉपिक्स को इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर रैंक हो जाता तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक हो सकता है वहां पर आपने एफिलिएट लिंक चिपका रखा हो या कुछ भी कर रखा हो, उससे आपको कुछ रेवेन्यू मिल जाता, तो वो खेल भी खत्म होता हुआ दिख रहा है। वही यहां मेंशन है, न्यूज वेबसाइट्स कवरिंग ऑल ट्रैफिक, एडसेंस पार्टनर इनकम अब उतनी ज्यादा रही नहीं। ठीक है, पीआर इनकम भी लोगों को समझ में आने लगा कि आपकी न्यूज वेबसाइट है, उसकी इतनी अच्छी अथॉरिटी नहीं है, तो आपकी पीआर इनकम भी कम हो गई। वैसे लोग क्या करते थे कि भाई हमारी न्यूज वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट के ऊपर अगर आपका आर्टिकल डालेंगे तो हम इतने रुपए ले लेंगे, कम ज्यादा डिपेंडिंग ऑन वेबसाइट के ऊपर कितना ट्रैफिक है। तो ये सारा खेल भी बहुत चलता था। तो कहने का मतलब तो यही है ना कि अब ब्लॉगिंग में आपके रिसोर्सेज लग रही हैं, टाइम लग रहा है, एफर्ट्स लग रहे हैं, कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है, तो इधर आपकी कॉस्ट ज्यादा लगती जा रही और उधर आपका रेवेन्यू जो है वो कम होता जा रहा है। इसके साथ साथ ब्लॉग भी डिसअप्रूव बहुत सारे हुए जा रहे हैं, मतलब एडसेंस वगैरह अगर आप लेने जा रहे हैं तो वो भी डिसअप्रूव जो है वो होता जा रहा है। कोई नई चीज एकदम से आ जाती है, एकदम से ट्रैफिक मिल जाता है और उसके बाद आपको फिर से ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, तो जो सब गड़बड़ काम कर रहे थे वो सारे किनारे हो गए। और जिनकी वेबसाइट की पहले से अथॉरिटी थी, जिनके पास ट्रैफिक आ रहा था, जिनकी रैंकिंग बनी हुई, उनके लिए चीजें अच्छी हो गई। अच्छा, अब एक और चीज समझो, बहुत सारे लोग जिन्होंने दबा के आई कंटेंट लिख दिया था, ये मैं बात आज की नहीं आपको बता रहा हूं, ये बात मैं 1-1.5 साल पहले की आपको बता रहा हूं। दबा के एआई कंटेंट लिख दिया था, धड़ाम से वेबसाइट जो है ऊपर गई, मजा आने लगा उनको, ट्रैफिक आने लगा, सारी चीजें ठीक थी। गूगल ने एक दिन क्या किया कि भाई एआई कंटेंट है उसको जो है वो डाउन कर दिया, नीचे कर दिया। तो अब वो कह रहे हैं कि ब्लॉगिंग डेड हो गई। अब ब्लॉगिंग डेड हो गई, वो आगे की बात नहीं बता रहे हैं आपको कि मेरी वाली ब्लॉगिंग डेड हो गई है जिसमें मैंने एआई कंटेंट डाला था वो नीचे आ गया, बट वो कहेंगे कि आपसे कि ब्लॉगिंग डेड हो गई। तो ये चीज आप समझिए, ठीक है। पेड बैकलिंक्स की इनकम ये भी खत्म होती जा रही, क्योंकि उन वेबसाइट्स की अपनी कोई अथॉरिटी नहीं है तो कोई पेड बैकलिंक भी नहीं दे रहा था। तो ये भी एक प्रॉब्लम आई, इस वजह से भी लोगों ने ब्लॉगिंग करना छोड़ दिया। तो सेम टाइप ऑफ कंटेंट, लेस इंटेंट, अथॉरिटी इशू, पीपल नो दीज वेबसाइट्स आर ओनली क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग। तो लोगों का उन वेबसाइट से विश्वास भी धीरे धीरे हटने लगा। हाँ, गूगल ने, एआई ने नुकसान जरूर पहुंचाया है, बहुत हद तक नुकसान पहुंचाया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लॉगिंग डेड हो गई। अगर आप ये बोल रहे हो कि ब्लॉगिंग डेड हो गई, तो उसके साथ पॉइंटर्स के साथ बताओ कि किस तरीके की ब्लॉगिंग डेड हो गई है और क्या क्या चीजें डेड हो गई। अच्छा, बहुत सारे लोग इस चीज को सही तरीके से बता भी रहे हैं, बट बहुत सारे लोग केवल एक टॉपिक उनको मिल गया, इज ब्लॉगिंग डेड, उसके ऊपर जो जनरल चीजें हैं उसको चिपकाए दे रहे हैं। बट आप समझो ना, ब्लॉगिंग एक वेब के ऊपर टेक्सचुअल फॉर्म में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंटेंट है। इसके अलावा कोई कंटेंट आप कोई भी सर्च टर्म डाल के देख लीजिए, जैसे मैं यहां पर जाता हूं और टाइप करता हूं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, लेट्स से मैं यहां टाइप करता हूं, ठीक है। यहां नीचे आ जाते हैं हम लोग, एआई ओवरव्यूज को छोड़ दीजिए, यहां क्या रैंक हो रहा है, तीनों वेबसाइट में ओपन कर देता हूं, विकिपीडिया छोड़ देते हैं, यहां क्या रैंक हो रहा है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। कैसे कवर करेंगे अगर आप ब्लॉग नहीं बनाएंगे, इस टॉपिक को कैसे कवर करेंगे, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग को, क्या सर्विस पेजेस में कवर करें? नहीं। अच्छा, अब अगर आप ये कहें कि नहीं सर, ये बात नहीं कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि सर देखिए, अब इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट है तो हम लोग कहां यहां रैंक कर पाएंगे, इतने बड़े बड़े कंपटीशन के सामने हमारी वेबसाइट रैंक ही नहीं हो, ट्रैफिक ही नहीं आएगा, तो करके क्या करें, इसलिए हम कह रहे हैं ब्लॉगिंग डेड है। तो वो मत कहिए कि ब्लॉगिंग डेड है, आप ये कहिए कि एसईओ कॉम्पिटिटिव हो गया है। आप समझ रहे हैं, एसईओ आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी वेबसाइट की अभी उतनी अथॉरिटी नहीं बनी है, वो सारी चीजें नहीं फुलफिल हो रही है, इसलिए आपको रैंक नहीं मिलेगी, इसलिए आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, इसलिए आप ये कह रहे हो ब्लॉगिंग डेड हो गई। वो तो नहीं सही है। इनके लिए कहां डेड हो गई? अगर डेड हो गई होती सबके लिए डेड हो जाए, इनके लिए क्यों नहीं डेड हुई? ये पहले ही प्रिडिक्ट कर चुके थे, ये पहले ही समझ गए थे कि भविष्य में क्या चीजें होंगी, किस टाइप से होंगी, उसकी तैयारी उन्होंने पहले ही करनी शुरू कर दी थी। आप शॉर्टकट के चक्कर में थे। बात समझ में आ रही है आपके? तो ये देखो, ये क्या है, ये ब्लॉग ही तो है, ये ब्लॉग है, ठीक है, रैंक हो रहा है। अब ये वेबसाइट की अथॉरिटी इतनी हाई होगी कि
ये कोई भी कंटेंट लिखेंगे तो रैंक हो जाएगा। तो अब इनसे पूछो जाके क्या ब्लॉगिंग डेड हो गई, हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। क्या कहेंगे, ब्लॉगिंग डेड हो गई है क्या? इनको मजा आ रहा है उसी चीज से, दबा के ट्रैफिक आ रहा है। आपके लिए, नए लोगों के लिए ब्लॉगिंग डेड इसलिए हो गई क्योंकि एसईओ टफ हो गया। ये पूरा स्टेटमेंट है। और एसईओ भी टफ नहीं हुआ है, एसईओ रिलेटिवली आपके लिए टफ है बिकॉज आप नए हो, वो पुराने, उनके लिए कहां टफ है। बात समझ रहे हैं आप? तो जितना लॉजिकली रैशनली सोचेंगे किसी भी प्रॉब्लम को, उतने बेहतर तरीके से उसके आंसर को फिगर आउट आप कर पाएंगे। वरना भेड़ चाल तो है ही है। ब्लॉगिंग डेड हो गई है, डेड हो गई, ठीक है, टफ हो गई। हम भी नहीं रिकमेंड करते। ऐसा नहीं कि कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, हम बोलते नहीं नहीं ब्लॉगिंग कर दो। अब कोई आए मेरे पास, कह नहीं आपने तो वीडियो में बोला था ब्लॉगिंग नहीं डेड हो गई है, बड़ा आपने खींचा था। कि जो लोग ये केवल कहते हैं कि ब्लॉगिंग डेड हो गई और उसके आगे कॉन्टेक्स्ट नहीं बताते हैं, उनके लिए आपने बोला था कि डेड हो गई है ब्लॉगिंग। बट आप बता रहे हो कि ब्लॉगिंग चलती भी है, किसी तरीके से चलती है, और आप मेरे को मना कर रहे हो कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग करो, ब्लॉगिंग मत करो। तो वो आपके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको क्या जरूरत है अभी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कस्टमाइज चीज बता रहा हूं ना कि आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग की जरूरत है। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, ऐसी मैथ्स अगर आपके लिए बैठती है, तो ये देखो मैंने ये करके दिखाया यहां पर। और यहां पर हमने एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही किया था, वरना 100 ब्लॉक्स में नहीं रखता इसको, मैं बढ़ाता जाता, यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ाता जाता, बिकॉज इनके लिए इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम नहीं थी। बट मैं थोड़ा सा ना इस चीज को टेस्ट करना चाह रहा था कि एग्जैक्टली ब्लॉग से क्या होगा। अब ये मेरे मित्रों में से भी एक है, तो इन्होंने बड़ी आसानी से हाँ कर दिया, हाँ उमर भाई जो आपको करना है करिए, टेस्ट करिए। कोई मैंने प्लान लेआउट करके इनको नहीं दिया था कि हम ये करेंगे, एसईओ में ये करेंगे। ये तो मेरे से बोलते ही है, क्योंकि मेरी रिलेशन इनसे ऐसी है। बोलते उमर जी जो टेस्ट करना है हमें तो विश्वास ही, आपको करिए, फ्री हैंड है आपको। तो इस वजह से मैं ये चीज कर पाया। एफिलिएट इनकम वालों के लिए भी दिक्कत हो गई है, क्योंकि नई वेबसाइट आपने बनाई, कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। ठीक है, लोग समझदार हो गए कि आपने एफिलिएट लिंक चिपका रखा है, आपने केवल प्रोडक्ट को बेचने के लिए ये कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, और एसईओ तो टफ हो ही गया, रैंक तो आप कर ही नहीं पा रहे हो। तो किसी दूसरे के प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर कितना टाइम आप डिपेंडेंट जो है वो रहेगा। बोलेंगे हम दूसरे को पकड़ लाएंगे, ठीक है, अगर वही करते रहना है तो ठीक है। बहुत सारे लोगों ने स्पैमी टूल, स्पैमी कंटेंट को लेकर जो है वो वेबसाइट्स बना दी थी। इस लिंक से उस लिंक, उस लिंक से उस लिंक, ऐसे ही वेबसाइट के ऊपर घुमाते रहते थे। डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वाहियात एड्स जो है वो दिखाते रहते थे। अब उन एड से फायदा ये होता था कि उन एड से उनको सीपीएम के बेसिस पे पैसा मिल जाता था, ना कि क्लिक के बेसिस पे, ना कि एक्विजिशन के बेसिस पे। तो उनका काम था कि अपनी वेबसाइट पे तुमको एक बार फंसा के ले आना और उसके बाद लिंक बाय लिंक, लिंक बाय लिंक तुमको घुमाते रहना है और उससे पैसा बनाते रहना है। ये सारी चीजें गूगल के एल्गोरिथम्स वगैरह की वजह से मुश्किल हो गई, वेबसाइट्स पैनलाइज होने लगी, चीजें बाहर जाने लगी। तो लोगों को क्या लगा, भाई साहब ये ब्लॉगिंग डेड हो गई है। मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूं। जो लोग ये कहते थे कि मैं ब्लॉगिंग करता था, 70% ऑफ द सिनेरियोज में वो ब्लॉगिंग करते ही नहीं थे। अगर उनसे पूछा जाए ना कि ब्लॉगिंग क्या है, किस लिए तुम कहते थे कि ये जो तुम काम कर रहे हो ब्लॉगिंग कर रहे हो या स्पैमिंग कर रहे हो, ठीक है, कुछ लोग करते थे जो भी इन सब चीजों की चपेट में आ गए। कहीं पर ट्रैफिक थोड़ा सा एआई खा गया, उस चक्कर में कहीं पर कुछ चीजें बदली हैं, एल्गोरिथम्स बदले हैं, सब कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है। बट फिर भी सब चीजों की क्लियरिटी थोड़ी थोड़ी होनी जरूरी है। नेक्स्ट चीज के ऊपर बात करते हैं, एआई कंटेंट, ठीक है। अब एआई कंटेंट के ऊपर प्रॉब्लम है, जो लोग इसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि एआई कंटेंट लिखेंगे और ब्लॉग हमारा चल जाना चाहिए, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स है। एक तो गूगल के एल्गो की प्रॉब्लम है, इससे बच गए तो रैंकिंग की प्रॉब्लम है, इससे बच गए तो डी इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है। कुछ नया नहीं है, बिकॉज एआई कंटेंट उसी टाइप का कंटेंट बनाकर देता है। आपका कुछ एक्सपीरियंस नहीं, आपके कुछ नई अपना पर्सपेक्टिव नहीं है, नई डेटा नहीं है, तो वो मजा आता नहीं है एआई कंटेंट के अंदर, ठीक है। सैचुरेशन ऑफ कंटेंट टाइम के साथ होता ही चला जा रहा है, हर चीज के ऊपर तो भैया लिखा जा चुका है। अब बार बार तुम गूगल को वही बताओगे कि इन्होंने भी व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर लिखा है, 10 लाख लोगों ने और लिखा है, तुम एक और आ गए 10 लाख 1 लोग, तो तुम्हारा पेज क्यों इंडेक्स करेगा, तुम्हारा पेज क्यों रैंक कराएगा? उन्हीं में से ना किसी को टॉप पोजीशन दे देगा, या उन्हीं में से सबको सेलेक्ट करके टॉप 10 पोजीशंस के ऊपर जो है वो बिठा देगा। आपको क्यों बिठाएगा? आप क्या अलग कर रहे हो? क्या उतनी रिसर्च कर रहे हो? क्या एआई कंटेंट उतनी डेप्थ में जाकर आपके लिए कंटेंट बनाकर दे पाएगा, उतनी यूनिकनेस दे पाएगा कि आप उनको बीट कर पाओ? तो आपके लिए ब्लॉगिंग बंद, खेल खत्म। अगर आप इसी के ऊपर डिपेंडेंट थे। गूगल के बहुत सारे चेंजेस आए, हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम आया, कोर अपडेट्स आई, स्पैम अपडेट्स आई, एआई डिटेक्शन होने लगा, थिन कंटेंट की प्रॉब्लम आई, एसईओ फर्स्ट राइटिंग शुरू हो गई, मास एआई कंटेंट पेनलाइज होने लगा। तो भैया ब्लॉगिंग तो बंद हो ही जाएगी इन लोगों के लिए। अगर आपके मार्केटिंग मिक्स में ब्लॉगिंग नहीं सेट होती है तो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप केवल ब्लॉगिंग को प्योरली एज अ बिजनेस देख रहे हैं
तो चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो गई, क्योंकि अगर आप ब्लॉगिंग को प्योरली एज अ बिजनेस देखेंगे तो वहां आरओआई का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और जब आरओआई का कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो कब तक आप लॉस झेल सकते हैं या कब तक आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रह सकते हैं, जब आपको पता ही नहीं है कि ब्लॉगिंग कब जाके आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी। कुछ क्लियरिटी हो रही है आपको कि कहां पर ब्लॉगिंग ठीक है और कहां पर ब्लॉगिंग ठीक नहीं है। अब इसमें मेरे पीछे मत पड़ जाना कि आपने ये कह दिया ब्लॉगिंग ठीक है और आपने कह दिया ब्लॉगिंग नहीं ठीक है। मैं काफी सब्जेक्टिव होकर इस चीज को कह रहा हूं। मैं काफी इस स्टेटमेंट को बहुत सारी चीजों के साथ एसोसिएट करके कह रहा हूं। इसीलिए मैंने बताया ना आपको किनके लिए प्रॉब्लमैटिक है और किनके लिए प्रॉब्लमैटिक नहीं है। लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि बस पीछे ही पड़ जाते हैं कि ये कैसे कह दिया, और तो पूरा वीडियो भी नहीं देखेंगे बहुत सारे लोग, ये कह दिया बस, ऐसा कैसा हो गया, वो तो ये कर रहे हैं, वो तो ये कर रहे हैं। आप अपना दिमाग यूज करिए कि आपको उस चीज की जरूरत है या नहीं है। आज के टाइम में आपके पास टूल्स हैं, देखिए आरओआई वगैरह निकालने की कोशिश करिए कि इस फला कीवर्ड के ऊपर अगर मैं टॉप 5 में रैंक कर जाता हूं तो कितना ट्रैफिक आ सकता है, कितना ट्रैफिक से कितना कन्वर्जन आ सकता है, कितनी लीड्स आ सकती है, उन लीड से कितना परसेंटेज मैं कन्वर्ट कर लूंगा। कुछ तो ड्राइव कर पाओगे, कुछ तो मैथ्स ड्राइव कर पाओगे। अगर वो ही नहीं कर सकते, रिवर्स इंजीनियर ही नहीं कर सकते, तो फिर तो भगवान भरोसे ब्लॉगिंग की आज लिखा कल रैंक नहीं हुआ, परेशान हो गए। आई थिंक सो चीज समझ में आई होगी। और इन सब में एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है, आप ब्लॉगिंग करें या ना करें, बहुत हद तक ब्लॉगिंग इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि आप रैंक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और आपकी रैंकिंग उन पोजीशंस पे है कि नहीं है जहां से ट्रैफिक आपको सर्च इंजन से मिल सके। मतलब ब्लॉगिंग एज अ एक्टिविटी या ब्लॉगिंग एज अ वे ऑफ कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आपको एसईओ आता है या नहीं आता है, या आप एसईओ कर रहे हैं अपने ब्लॉग के ऊपर या नहीं कर रहे हैं। मतलब ब्लॉगिंग आप तगड़ी करते हैं, सब कुछ अच्छा है, आपका कंटेंट ऐसे, बट एसईओ नहीं अच्छा है, तो वहां गड़बड़ी जो है वो हो जाएगी। तो इन सब चीजों के लिए थोड़ी सी एसईओ वगैरह की भी समझ होनी चाहिए। अब तो बहुत आसान हो गया एसईओ वगैरह करना, मतलब सिंपली आप प्लगइन्स के थ्रू कर सकते हैं, बट वो चीज तभी पॉसिबल है जब आपकी वर्डप्रेस वगैरह की वेबसाइट होगी। तो मैंने क्या देखा है, लोग खुद से एसईओ जो है वो कर रहे हैं, खुद से एसईओ कर रहे हैं आज के टाइम में। अब चाहे वो रैंक मैथ प्लगइन हो, चाहे वो योस्ट प्लगइन हो, आप देखो थोड़े थोड़े ऑप्शंस तो आपको प्रोवाइड करके दे ही देते हैं। कोई भी एक चेकलिस्ट जो है वो इंटरनेट से डाउनलोड अगर आप कर लें, सिंपल सी ऑन पेज की चेकलिस्ट, ऑफ पेज की चेकलिस्ट, टेक्निकल एसईओ की चेकलिस्ट, डाउनलोड कर लें और हर ब्लॉग को उसी के अकॉर्डिंग अगर आप ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करें तो 50 to 60% ऑप्टिमाइजेशन आप ऐसे ही कर लेंगे हर पेज का अपने आप, अगर आपके पास टाइम है, या किसी पर्सन को हायर कर लीजिए। तो आप उस बात को समझिए कि एसईओ करना उतना टफ नहीं है, बट क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन इतना ज्यादा है, इसलिए एसईओ में जो आप एफर्ट्स डाल रहे हैं उसका आरओआई नहीं निकल रहा है, इसलिए वो टफ है। बट एज एन एक्टिविटी एसईओ उतना टफ थोड़ी ना कि बहुत कुछ आफत आई जा रही है एसईओ करने में, राइट। तो अगर आपका छोटा बिजनेस है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो जब भी आप सर्विस पेजेस की वेबसाइट बनाएं, आप फिगर आउट करें, कीवर्ड सर्च करें, कीवर्ड सर्च करके ऐसे कीवर्ड्स तक पहुंचने की कोशिश करें जिनसे ट्रैफिक जो है आपकी वेबसाइट पे आ सकता है, और फिर उसको रूट करें आप अपने सर्विस पेजेस की तरफ। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी बिजनेस की वेबसाइट है तो। अच्छा, एक और चीज, जब भी मैं वेबसाइट्स की बात करता हूं, ब्लॉगिंग की बात करता हूं, एसईओ की बात करता हूं, मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं कि होस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप होस्टिंगर की तरफ जाइएगा। तो सिंपली आप टाइप करिएगा hostinger.in/umar, और ये मैं इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि जिन लोगों को भी होस्टिंग की प्रॉब्लम आई है, मैंने होस्टिंगर ही रिकमेंड किया है। और हमेशा मैंने दिखाया भी आपको कि अगर आप हमारी भी एजेंसी वाली वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारी भी वेबसाइट होस्टिंगर के ऊपर ही होस्टेड है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई और ठीक ठाक ट्रैफिक हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है बिकॉज ऑफ द यूट्यूब, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब से हमारी वेबसाइट के ऊपर आते हैं और अच्छा खासा ट्रैफिक आती है। मुझे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, और ये जो मैंने आपको रिजल्ट दिखाया, इनकी भी वेबसाइट ना होस्टिंगर के ऊपर ही होस्टेड है। तो होस्टिंगर एक तो अफोर्डेबल काफी है, तो होस्टिंग की आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है, वरना बहुत सारे लोग तो होस्टिंग वगैरह में ही फंसे रह जाते हैं जैसे उनकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जो है वो बढ़ता है। तो होस्टिंगर के लिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको hostinger.in/umar से आप होस्टिंगर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स इनके चलते रहते हैं, देख लीजिएगा उस टाइम आपको कौन सा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सा प्लान लिया जाए। आपको लगता है कि ये काफी सस्ता है, सिंगल वाला प्लान ले लिया जाए, बट हमेशा मैं क्या रिकमेंड करता हूं कि आप ये वाला बिजनेस वाला प्लान या फिर प्रीमियम वाला प्लान लीजिएगा। इन दोनों में से आप कोई प्लान जो है वो लीजिएगा। और उसके पीछे रीजन ये है कि
हो सकता है आप मल्टीपल वेबसाइट जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करें, आपके डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स हो एक बिजनेस के अंदर, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले ऑप्शन जो है वो ठीक रहते हैं। यहाँ पर आपको 50 वेबसाइट्स होस्ट करने के ऑप्शंस जो है वो मिल जाते हैं। 50 GB ऑफ NVMe स्टोरेज मिलता है, यहाँ आपको SSD स्टोरेज जो है वो मिलता है, 5 मेल बॉक्सेस में मिल जाते हैं, और जितनी भी इसमें चीजें वो सारी चीजें तो आपको यहाँ पर मिलती ही मिलती हैं। 1 साल के लिए आपको डोमेन भी यहाँ पर फ्री में जो है वो मिल जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो है वो आप उसको रिन्यू करा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको चूज करता हूं यहाँ पर प्लान को, तो यहां से आप इसको बाई कर सकते हैं। अब ये देखिए, आप यहाँ पर पीरियड आपको 48 मंथ्स दिख रहा होगा। अब आपको लग रहा होगा मैं 1 मंथ के लिए लेकर देख लूं, वो भी चीज ठीक नहीं है। तो मैं यहाँ रिकमेंड करता हूं कि आप मिनिमम 12 मंथ्स का तो प्लान ले ही ले। वैसे ज्यादा ले सकते हैं, बिकॉज आप होस्टिंग तो अपने पास रखेंगे ही अगर आपका कोई बिजनेस है और उसको आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 12 मंथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस प्लान का जो कॉस्ट है वो मुझे पड़ रहा है 4548 रुपीज का। मैं आपको एक स्पेशल कूपन भी दिए दे रहा हूँ उमर। अगर आप इसको अप्लाई करके होस्टिंग को बाई करते हैं तो यहाँ पर जो आपकी कॉस्ट है वो रिड्यूस होके 4093 रुपीज हो जाएगी। एडिशनल आपको 10% का जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको कंटिन्यू कर देंगे बाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं पूरे बाइंग की भी प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। आपकी जो भी ईमेल है उससे आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं, और लॉगिन करने के बाद तो यहाँ पर अब बिलिंग से रिलेटेड हम लोगों ने सारी इंफॉर्मेशन को मेंशन कर दिया, और आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा कूपन कोड भी अप्लाइड है। अगर आपकी कंपनी डिटेल्स आप मेंशन करना चाहे तो कर सकते हैं, जीएसटी नंबर मेंशन करके जीएसटी इनपुट भी आप ले सकते हैं। तो एक बार के लिए अभी मैं इसको इग्नोर कर देता हूं यहाँ पर। अब हम लोग कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और हमें बहुत सारे डिफरेंट पेमेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। फिर हम अपने अकॉर्डिंग पेमेंट कर जो है वो वापस आते हैं स्क्रीन के ऊपर। वहां पर फिर हम लोगों को वर्डप्रेस जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर मैं जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लूंगा यूपीआई का, और यहाँ पर फिर हम हमारी यूपीआई आईडी को मेंशन करके वापस आएंगे पेमेंट करके। तो मैं एक बार पेमेंट कर देता हूं। तो देखिए, जब भी आपका पेमेंट जो है वो हो जाएगा, इस वाली स्क्रीन के ऊपर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे, और फिर वहां से हम लोग होस्टिंगर के सेटअप के ऊपर आ जाते हैं। अब ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पूछेगा होस्टिंग को सेटअप करने के लिए और बेसिक वेबसाइट को सेटअप करने के लिए। तो हु इज दिस वेबसाइट फॉर माई सेल्फ और माई बिजनेस, तो अभी के लिए मैं ये सेलेक्ट कर दूंगा। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं इसको। मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। डू यू वांट टू क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट, हमें तो भाई स्क्रैच से ही क्रिएट करनी है, बट अगर आपके पास कहीं और किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर वेबसाइट तो उसको भी आप माइग्रेट कर सकते हैं। मैं वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट जो है बनाना चाह रहा हूं। आप चाहे तो एम्प्टी PHP HTML साइट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब वर्डप्रेस के ऊपर आप बना रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर वही यूजर नेम और पासवर्ड मेंशन करिएगा जिससे आपको वर्डप्रेस के अंदर जो है वो लॉग इन करना है। नाउ विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, सो ये हमें बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है कि अगर हम किसी थीम के साथ स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम लोग ब्लैंक साइट सेलेक्ट करेंगे। और आपको याद होगा कि हमने जिस प्लान को लिया उसमें हम एक डोमेन जो है वो उसको भी बाई कर सकते हैं। तो अपने डोमेन को सेलेक्ट करके यहाँ पर उसको बाई कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम लोग टेम्परेरी डोमेन के ऊपर ही अपनी डमी वेबसाइट को लाइव करना चाहेंगे। देखिए, होस्टिंग में इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपका जो होस्टिंग का सर्वर है ना, जहां से आपकी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है उसी के आसपास आपका होस्टिंग का सर्वर होना चाहिए। तो होस्टिंगर का सर्वर आपको इंडिया में मिल जाएगा, दैट्स फाइन। मैंने इंडिया यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें नेक्स्ट करना है, और अब हमारी होस्टिंग में वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। तो एक बेसिक सी वर्डप्रेस की वेबसाइट आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट पेजेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको शुरुआत से बताया है, एसईओ के एफर्ट्स आप कर सकते हैं, एसईओ के लिए कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारा कंटेंट जो है वो लिख सकते हैं। डिफरेंट प्लगइन्स को इंस्टॉल करके प्रॉपर्ली एसईओ कर सकते हैं वर्डप्रेस के ऊपर। एनालिटिक्स वगैरह को इंस्टॉल कर लीजिएगा जिससे आपको ट्रैफिक वगैरह जो है वो सारा पता चले कि कहाँ से ट्रैफिक आपके पास आ रहा है। तो इन सब चीजों के लिए वर्डप्रेस थोड़ा सा इजी रहता है, और होस्टिंगर के ऊपर आप आसानी से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके सारा काम जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, होस्टिंगर का जो बैकएंड है वो भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं। सपोर्ट वगैरह भी ठीक ही है इनका, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए मैं हमेशा होस्टिंगर ही रिकमेंड करता हूं। अब आप देखिए, हम लोग होस्टिंगर के बैकएंड में आ गए हैं, और एक बेसिक सी वेबसाइट मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रही है, और ये हमारी वेबसाइट का बैकएंड है। अब यहाँ से हम लोग जो फर्दर चेंजेस अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर हम अपने एच पैनल को एक्सेस करना चाहें तो यहाँ पर ही क्लिक करके हम होस्टिंगर के एच पैनल में जा सकते हैं, और ज्यादा डिफरेंट अगर मेरे को वेबसाइट जो है वो क्रिएट करनी है अपने होस्टिंगर के अंदर तो वो भी मैं क्रिएट कर सकता हूं। सो आई थिंक सो ये वीडियो आपको वैल्युएबल लगा होगा। होस्टिंगर से होस्टिंग लेने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यू कैन यूज कूपन कोड उमर फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। थैंक यू।